अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? सलाम सर। यस सर, आ रही। और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? सर जी सर, हो। जी, बेहतर हो गया। अच्छा, अभी लास्ट टाइम हमने बात खत्म की थी, अगर आपको याद हो, तो हमने यहाँ तक बात खत्म की थी कि जो फ्रैक्शन कवर्ड है, अगर स्लाइट एब्जॉर्प्शन हो तो वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन हो तो वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। जबकि मॉडरेट केस हो, जबकि मॉडरेट एब्जॉर्प्शन हो तो थीटा यानी फ्रैक्शन जो कवर्ड है वो प्रेशर की पावर तक, किस पावर तक डिपेंड करती है? ऐसी पावर तक जो 0 से 1 के दरमियान है, यानी स्ट्रॉन्ग और स्लाइड के दरमियान में एब्जॉर्प्शन है। तो आज हमने यहीं से आगे कंटिन्यू करना है। अब आज हमने केस पढ़ना है कि काइनेटिक ऑफ a reaction where one reactant gas is one reactant gas is absorbed, यानी सिर्फ एक गैस है वो किसी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसी गैस जो एब्जॉर्ब हो रही है और कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो उसकी काइनेटिक्स क्या होंगी, ये आज हमारा टॉपिक है। तो इसमें अब हमारे पास चूंकि दो केसेस हो सकते हैं पॉसिबली, कि स्लाइट एब्जॉर्प्शन हो या स्ट्रॉन्ग हो या उनके दरमियान में हो, तो सबसे पहले हम केस डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ one reactant being absorbed on the surface of a catalyst or on the surface of a solid। तो उस पे जब स्लाइट एब्जॉर्प्शन हो उसको मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि जो ये हमारे पास, एक मिनट होल्ड करिए जरा, तो आवाज में शायद इंटरप्शन आ रही है। अच्छा, ये नजर आ रहा है स्क्रीन आपको? जी सर, है जी, ठीक नजर। है, ठीक है। ए रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, और मैंने कहा कि लेट्स सपोज कि हमारे पास जो ए गैस ने सरफेस कवर की हुई है उसे हम फ्रैक्शन ए को थीटा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाली जो थीटा ए है ये वो फ्रैक्शन है जो ए गैस ने डिपॉजिट होने की वजह से कवर की टोटल में से किसी टाइम टी पे, और जब कोई प्रेशर किसी भी गैस का हम पी सपोज कर रहे हैं, वो कोई सा भी प्रेशर हो सकता है। तो अब ये जो इक्वेशन हम इसके लिए लिखेंगे, हम कहेंगे कि रेट जो है वो इज इक्वल टू के वन थीटा ए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको पता है कि कितनी सरफेस कवर कितनी सरफेस कवर हुई इस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो ये थीटा ए की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के बाद हम कहेंगे कि रेट इज इक्वल टू के वन थीटा ए। एक मिनट होल्ड करिएगा, एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ जी, बात हो रही थी। तो मैं कह रहा था कि ये जो रेट हम कह रहे हैं कि किसी रिएक्शन का, वो थीटा ए यानी फ्रैक्शन जितनी कवर हुई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे के वन कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। इसमें सर जी जी, व्हेन गैस इज वीकली, जी जी बोले। एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्ब्ड हो। एड्जॉर्ब्ड की बात करो, एड्जॉर्प्शन हुई है, एब्जॉर्ब्ड नहीं, एड्जॉर्ब्ड है। ये स्पेलिंग सर वही। टाइपोग्राफिक मिस्टेक है, एड्जॉर्ब्ड है यस ये। आप सर, सही, वो ऊपर भी। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ठीक। आप सही कह रही हैं। चलो ओके मैं सर। इसको इसको सही कर दूंगा, ये एब्जॉर्ब्ड नहीं, एक्चुअली एड्जॉर्ब्ड है, एड्जॉर्ब्ड। जी जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एड्जॉर्प्शन सो नहीं। मच सर। हाँ, ये कहीं लिखते हुए जो है टाइपोग्राफिक मिस्टेक है, मैंने ख्याल नहीं किया। अच्छा,
अब मैं कह रहा हूँ कि व्हेन गैस इज वीकली एडजॉर्ब्ड देन थीटा ए इज गिवन बाय, ये इक्वेशन के नंबर मैं लिख नहीं सका, बाद में मेंशन करने थे। अच्छा, अब क्या है कि जब कोई गैस, पहले जरा इस चीज को समझें कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है कि जब एक ही गैस किसी सरफेस पे एडजॉर्ब हो रही हो तो या तो वो बिल्कुल वीक किस्म की एडजॉर्प्शन होगी, या बड़ी स्ट्रांग होगी, या मॉडरेट किस्म की होगी, यानी स्लाइट और स्ट्रांग एडजॉर्प्शन के दरमियान वाला केस होगा। तो पहले नंबर पे मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ जब स्लाइट एडजॉर्प्शन हो, वीक किस्म की एडजॉर्प्शन हो। अगर वीक किस्म की एडजॉर्प्शन हो रही हो तो हम यूं कहेंगे सिंगल ही गैस है, एक ही गैस है, और स्लाइट किस्म की, बड़ी वीक किस्म की एडजॉर्प्शन हो रही है। ये कोई गड़बड़ आ रही है तो आप इसको इस पैटर्न में देखें, क्योंकि वो जो मैंने एनिमेशंस लगाई हैं वो आ नहीं रही, कोई इशू हो रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है माइनस डी पी ओवर डी टी। ये माइनस डी पी ओवर डी टी का मतलब ये है कि द चेंज इन प्रेशर ऑफ द गैस, ये उसी गैस का प्रेशर है। जिस तरह हम कोई रिएक्टेंट, अगर गैस ना हो तो हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात करते हैं, यानी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस केस में हम रिएक्टेंट्स का डिसअपेयर होना कह रहे हैं। अब रिएक्टेंट गैस जो है, चूंकि गैसियस फेज में हम बात कर रहे हैं, गैस की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, हम कंसंट्रेशन की बजाय माइनस डी एक्स की बजाय डी पी से इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये डी टी है कि टाइम कितना हुआ, विद पैसेज ऑफ टाइम कितनी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई या रिएक्टेंट्स कितने डिसअपेयर हुए। ये जो कंसंट्रेशन में चेंज या प्रेशर की टर्म्स में अगर गैस के लिए बात करें तो प्रेशर में जो चेंज है, अब चूंकि रिएक्टेंट्स के लिए तो इसलिए रिएक्टेंट्स में डिक्रीज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि माइनस डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू के टू बी पी। ये बी पी आपको मालूम है कि स्लाइट एडजॉर्प्शन के लिए हमने ये पहले केस डिस्कस किया हुआ है कि वो बी पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और फिर ये के टू जो है, ये तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम लास्ट वाला लेक्चर जहाँ पे एंड किया था, हमने कहा था कि एक तो ये कि थीटा थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा ये आपको, ये हमने पहले डिराइव की थी इक्वेशन यहाँ तक। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो डिक्रीज है इज इक्वल टू के टू बी पी। इसमें ये के टू और बी क्या है, ये बी बी एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट है, जो कि कांस्टेंट एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन की रेशियो थी, यानी ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं के टू बी को, ये के टू बी एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया, तो मैं इन दोनों के प्रोडक्ट यानी के टू बी को किसी थर्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के प्राइम से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो फिर ये रिप्लेस करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आ गई माइनस डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू के प्राइम पी। अब इसमें अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं जिसमें ये यानी डेरिवेटिव ऑफ पी कह लें या चेंज इन पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम है, इसमें ये टाइम का चेंज है, ये प्रेशर का चेंज है, तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, दो चीजें चेंज हो रही हैं, एक तो टाइम चेंज हो रहा है और दूसरा प्रेशर चेंज हो रहा है। तो मुझे इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इनको सेपरेट करना होगा। तो बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, अब एक किस्म के वेरिएबल एक साइड पे लेके आऊंगा, दूसरी किस्म के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर वाले हैं एक साइड पे करने के लिए, ये जो पी इस साइड पे पी है राइट हैंड साइड पे, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अगर लेके जाऊं, राइट हैंड साइड पे ये प्रोडक्ट की फॉर्म में था या मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो गया। तो माइनस डी पी ओवर पी हो गया, जबकि ये डी टी जो इस साइड पे डिनोमिनेटर में था, दूसरी साइड पे जाके इक्वेशन के ये नोमिनेटर का हिस्सा बन गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो सेपरेशन करने के बाद ये माइनस डी पी ओवर पी इज इक्वल टू के प्राइम डी टी। अब यहाँ से मैं इंटीग्रेशन करने का सोच रहा हूँ, और इंटीग्रेशन मुझे करनी है विद इन लिमिट्स, लिमिट्स लगा के। नेक्स्ट पेज पे अगर हम चले तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि माइनस डी पी ओवर पी इज इक्वल टू के प्राइम डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, और ये लिमिट्स में क्या लगा रहा हूँ इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। ये माइनस को मैंने बाहर रख लिया,
ये P जो है चूंकि डिनोमिनेटर में है तो 1/P कह लें, 1/P को विद रिस्पेक्ट टू P यानी प्रेशर के इंटीग्रेट करूंगा। लेकिन मेरे पास जो लिमिट्स हैं, जो रेंज है, वो ये है कि इनिशियल प्रेशर क्या था और फाइनल प्रेशर क्या था। वो इनिशियल प्रेशर के लिए मैं PI, जबकि फाइनल प्रेशर के लिए P लिख रहा हूँ। ये वाली PI और P मेरे पास प्रेशर की लिमिट्स है। जबकि टाइम इस साइड पे अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो मेरे पास लिमिट्स टाइम की हैं कि जब रिएक्शन अभी स्टार्ट करना था, यानी 0 सेकंड हुए थे, यानी अभी स्टार्ट नहीं किया, उस टाइम से लेके किसी भी टाइम तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, या जितना भी टाइम लगा, वो टाइम कोई सा भी टाइम जो है फाइनल टाइम T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस तक। अब यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन असल में हम 1 की इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल T। तो अब इन लिमिट्स में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे 1/P है तो असल में ये नेचुरल लॉग ऑफ हो जाएगा, और चूंकि बाहर इधर माइनस भी है तो फिर वो माइनस भी साथ रहेगी। तो अब माइनस नेचुरल लॉग ऑफ P, और लिमिट्स के अंदर PI और P लेफ्ट हैंड साइड पे आप रख लें, जबकि राइट हैंड साइड पे जो टाइम है 1 को हम T के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम 1 को इंटीग्रेट करें वही वेरिएबल आंसर आता है T। यानी अगर यहाँ पे x होता तो हम 1 को इंटीग्रेट करते तो आंसर x आता, P होता तो आंसर P आता। तो अब चूंकि टाइम है तो यहाँ पे टाइम है, लेकिन लिमिट्स इसकी 0 से T है। तो यानी जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम यानी T-0 रह जाएगा। जब इसको राइट हैंड साइड पे मैंने किया तो टाइम T-0 का मतलब T है, तो राइट हैंड साइड पे K'(T) रह जाएगा। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कहा कि मेरे पास ये जो लिमिट्स हैं, आप देखेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल होंगी तो P-PI रह जाएगा। लेकिन चूंकि बाहर माइनस भी है और लॉगरिथमिक टर्म है, तो फिर उसके सिंबल्स चेंज हो जाने के बाद PI इनिशियल प्रेशर ऊपर आ जाएगा, नोमिनेटर बन जाएगा, जबकि P प्रेशर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन आ रही है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ PI/P, यानी ऊपर इनिशियल प्रेशर है, नीचे फाइनल प्रेशर है, इज इक्वल टू K'(T), इसकी एक और फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, और वो कौन सी फॉर्म है, नेक्स्ट पेज पे हम जरा चलते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको इसको चेक करें, ये जो माइनस नेचुरल लॉग था, ये जरा थोड़ा सा मैं इसको, हाँ जी, ये जरा इसको देखिएगा कि यहाँ पे माइनस नेचुरल लॉग P था, और P में से माइनस करना है तो हमारे पास P नीचे आ गया, ये वाला माइनस प्लस हो चुका होगा ना, क्योंकि हमने चेंज कर दिए। ये वाला आपने यहाँ पे ये प्लस है, नेचुरल लॉग ऑफ PI/P इज इक्वल टू K'(T). तो अब ये नेचुरल लॉग को जब आप लॉग रिथम में चेंज करें, लॉग बेस 10 में चेंज करें, तो ये 2.303 या 2.303 के इक्वल होता है। तो आप इसको चेंज करेंगे 2.303 लॉग ऑफ PI/P विच इज इक्वल टू K'(T). इसी K' की वैल्यू, K को इधर ही रहने दें, T को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो पहले से इक्वेशन है इसके बाहर इधर 1/T आ जाएगा। एक मिनट होल्ड करिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली, जनाब ठीक ठाक डॉक्टर साहब। हाँ जी, बात हो रही थी। तो मैं कह रहा था कि ये K' जो है इसको आप इधर ही रहने दें, और टाइम ये जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग में लॉग ऑफ PI/P। ये वाला अगर एक्सप्रेशन आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो इक्वेशंस होती हैं उससे मैच कर रहा है।
यानी हम उससे रिलेट कर सकते हैं। तो उसी किस्म का आइडेंटिकल है जिस तरह हम होमोजीनियस रिएक्शंस के लिए कोई एक्सप्रेशन डिराइव करें। डॉक्टर साहब एडमिन तक गए जी, डॉक्टर साहब एडमिन तक गए, एडमिन तक। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स जो हमारे पास है, ये मैंने कहा कि जब सलाइट किस्म की एड्जॉर्प्शन हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, और इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में हम डिराइव कर सकते हैं। ये रेट कांस्टेंट के जो है उसकी वैल्यू हमने डिटरमिन कर दी। एग्जांपल्स में हमारे पास फॉस्फीन की डिकम्पोजिशन है। फॉस्फीन को PH3 सिंबल से हम सिंबलाइज करते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं, और ये किसकी सरफेस पे, ग्लास, सिलिका और पोर्सिलेन की सरफेस पे जब डिकम्पोजिशन हो रही हो फॉस्फीन की। और दूसरी एग्जांपल इसकी कि फार्मिक एसिड वेपर्स की जब डिकम्पोजिशन ग्लास सरफेस पे हो, या फिर प्लैटिनम की सरफेस पे हो, या रोडियम की सरफेस पे हो, यानी इनमें से कोई सा भी। अब देखिए जरा, फास्फीन की मैंने कहा कि ग्लास, सिलिका या पोर्सिलेन पे, और इसी तरह फार्मिक एसिड की डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड है ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, या फिर डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम। ये चंद एक एग्जांपल्स हैं जो इस किस्म के रिएक्शंस की काइनेटिक शो करते हैं। तो इससे नेक्स्ट हमारा है, अभी जो हम पढ़ेंगे 1 मिनट के बाद, वो है हमारे पास के काइनेटिक्स ऑफ सिंगल रिएक्टिंग गैस व्हेन गैस इज स्ट्रांगली एडसॉर्ब। पहले हमने सिंगल रिएक्टिंग गैस या एक ही रिएक्टेंट की एडसॉर्प्शन के थ्रू रिएक्शन होने वाली एग्जांपल पढ़ी जब स्लाइड या वीक किस्म की एडसॉर्प्शन थी। अब अगर स्ट्रांग किस्म की एडसॉर्प्शन हो तो फिर काइनेटिक्स या इक्वेशन क्या होगी, उसको डिस्कस करते हैं। मुझे 1 मिनट बीच में आप देंगे। ओके जी, मिलते हैं अभी। हाँ जी, बात हो रही थी। आ जाए जी, इश्यूज नहीं है। 1 मिनट फिर जी। हाँ जी, बात हो रही थी। तो मैं कह रहा था कि अब दूसरी हमारे पास जो इसके लिए पॉसिबिलिटी है कि कोई गैस जब स्ट्रांगली एडसॉर्ब हो रही हो, वन गैस इज स्ट्रांगली एडसॉर्ब। स्ट्रांग एडसॉर्प्शन में आपको पता है कि थीटा ए, यानी वो फ्रैक्शन जो कोई सरफेस सरफेस जो हमारे पास सॉलिड की है उस पर कोई गैस ए एडसॉर्प्शन के थ्रू कवर करे, वो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, यानी वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट है।
ये लास्ट टाइम हमने एक्सप्रेशन पढ़ा भी था। तो अगर हम रेट की इक्वेशन यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन कवर्ड थीटा ए, तो K1 हम लगा लें कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो यहाँ थीटा ए की वैल्यू 1 पुट कर लें जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिराइव की थी, तो हम लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू K1। ये रेट वही पहले की तरह जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि माइनस dt ओवर dt, ये रिएक्टेंस का डिसअपीयर होना है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, इसमें हमारे पास जो टाइम का वेरिएबल है ये दूसरी साइड पे चला गया, जबकि इस साइड पे हमारे पास सिर्फ माइनस dp रह गया। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस dp इज इक्वल टू k डॉट dt, दोनों साइड्स पे जो डेरिवेटिव्स हैं इनके साथ यहाँ पे असल में 1 है जिसको हम इंटीग्रेट करने का सोच रहे हैं। 1 को इंटीग्रेट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, और राइट हैंड साइड पे 1 को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी हम सोच रहे हैं, और लिमिट्स हमारे पास हुई प्रेशर, इनिशियल प्रेशर और प्रेशर P, और इस साइड पे 0 और T टाइम होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल P, तो आंसर P आएगा। और चूंकि लिमिट्स है हमारे पास प्रेशर, फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर, तो हमारे पास यहाँ पे वैसे नॉर्मली आना चाहिए P माइनस पी आई, लेकिन चूंकि बाहर भी माइनस है तो वो उन दोनों के सिंबल्स चेंज करके P फाइनल प्रेशर की सिंबल प्लस की बजाय माइनस बन जाएगी, जबकि इनिशियल प्रेशर की सिंबल प्लस हो जाएगी। तो ये वैसे ही जरा स्टेप को मैंने शॉर्ट किया। दूसरी साइड पे आप देखें कि टाइम t माइनस 0, तो ये t माइनस 0 तो t रह गया, यहाँ पे kt बाकी बच गया इस साइड पे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे पी आई माइनस पी है। तो यहाँ पे जो t सिर्फ खाली बच जाएगा, ये दूसरी साइड पे जाके पी आई माइनस पी का डिनोमिनेटर बन जाएगा। हमारे पास इक्वेशन ये वाली k इज इक्वल टू पी आई माइनस पी। तो ये पी आई माइनस पी, प्रेशर में से प्रेशर माइनस हो रहा है, और ये के आपको पता है जिस तरह यहाँ पे भी मैंने ऊपर कहा कि ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट कोई चीज होगी, तो ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। रेट जो है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। और दूसरी बात ये है कि इनको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो स्लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेशर की पावर 1 तक डिपेंडेंस है, और स्ट्रांग एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेशर की पावर 0 तक डिपेंडेंस है। अब एक और चीज, ये जरा यहाँ पे देखिएगा, ये ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं कि कोई रेट ऑफ सरफेस रिएक्शन यानी सिंगल रिएक्टिंग गैस के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैं प्रेशर, और इधर वर्टिकल एक्सिस पे मैं रेट ऑफ रिएक्शन या डिसअपेयर होना उनका जो रिएक्टेंट्स का या रिएक्शन की स्पीड लिख लूं, तो क्या होगा, मेरे पास 3 पोर्शंस आ रहे हैं। अगर आप इसको ग्राफ को जरा गौर से देखें, पहले मैं बात कर रहा हूं ये ग्रीन वाले पोर्शन ऑफ द ग्राफ की। ग्रीन वाले में देखें कि जब हमारे पास प्रेशर कोई सा भी, इसको मैं 1 2 3 4 5 ये ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखे हुए हैं, और दूसरी साइड पे भी 2 4 6 8 ये रिएक्शन की स्पीड यानी ऊपर बढ़ती जा रही है। अब जरा इसको समझिएगा काइंडली कि जब हमारे पास यहाँ से रिएक्शन शुरू हुआ, अभी 0 था तो रिएक्शन की स्पीड भी बिल्कुल 0 थी। जब इधर 1 प्रेशर, वो कोई भी 1 यूनिट जो भी जितना भी है 1 हुआ, तो इधर रेट मैंने कहा कि 2, और यहाँ पे जब इससे 1 की बजाय डबल हुआ तो इधर रेट भी डबल हो चुका है, 2 की बजाय 4 हो चुका है। जब 3 गुना हुआ तो इधर भी उसका 3 गुना, यानी जो इनिशियली 2 था वो अब 3 गुना 6 हो चुका है। जब इधर 4 हुआ, एक्स एक्सेस पे प्रेशर 4 हुआ, तो इधर उसका 4 टाइम यानी 2 इंटू 4 8 टाइम्स। तो ये ग्रीन वाला पोर्शन वो है जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर पोर्शन कह रहे हैं। यानी जब प्रेशर थोड़ा था तो फिर क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो कर रहा है। ठीक हो गया जी। यानी जूं जूं आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं उसी हिसाब से रेट उतरे ही। अगर डबल आपने किया तो इधर डबल हुआ, 3 गुना किया तो 3 गुना स्पीड, 4 गुना आपने प्रेशर किया तो 4 गुना स्पीड बढ़ी। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक थी। जरा जरा अगले हिस्से
को फिलहाल ये येलो वाले पोर्शन को छोड़ के आगे चले, ये रेड वाले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 के बाद 11 प्रेशर हुआ तो भी रेट हुई 12 वाली लाइन पे रुका हुआ है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 12 से आगे 10 से 11, 11 से 12, 12 13, 14, 15, 16 जो भी जाता जा रहा है, इधर रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, रेट वहीं पे बदस्तूर कायम है। तो ये जो रेट वहीं पे रुका हुआ है, इसका मतलब है ये रेड वाला वो पोर्शन है जहाँ पे प्रेशर मैटर नहीं कर रहा, यानी ये वाला पोर्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो कर रहा। अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो फिर क्या होगा, इसी किस्म की लाइन आएगी कि आप प्रेशर तो बढ़ाते रहेंगे लेकिन वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट रेट है, तो प्रेशर बढ़ने से कोई रिएक्शन की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी ही एक कांस्टेंट फैशन में चलता रहेगा। जबकि इधर मैंने बताया था कि ग्रीन वाले पोर्शन में जब आप प्रेशर चेंज करेंगे तो रेट उसी हिसाब से डबल, ट्रिपल या 4 टाइम होगा। अब दरमियान वाले पोर्शन की, ये येलो वाले को जरा देखिए, अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे जब 4 तक मैं पहुंचा था, मैंने कहा कि 1 किया तो 1 प्रेशर का यूनिट था, तो इधर रिएक्शन की स्पीड 2, और जब 2 था तो डबल हो गया, 3 था तो 3 टाइम, और 4 था 4 टाइम। लेकिन यहाँ पे जब 5 हुआ तो असूलन अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो यहाँ पे जिस तरह 3 पे 6 था, 4 पे 8 था, 5 पे 10 होना चाहिए था, 6 पे 12 होना चाहिए था, 7 पे 14 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। रेट भले बढ़ रहा है, येलो वाले पोर्शन में प्रेशर बढ़ने से रेट बढ़ तो रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर वाले फैशन में नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब है ये कोई दरमियान वाला केस है कि ना तो वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है, बढ़ तो रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा जिस हिसाब से ये फर्स्ट ऑर्डर का बढ़ना चाहिए था। तो इसका मतलब हुआ कि ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के दरमियान वाला केस है। ऐसे केस को आप मॉडरेटली एडजॉर्ब्ड के लिए कहेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर नहीं है बल्कि उसके जीरो और फर्स्ट के दरमियान में। ये जीरो और फर्स्ट के दरमियान वाला जो केस है, इसकी चंद एक एग्जांपल्स भी हैं। अच्छा, ये उससे पहले मैंने जो एग्जांपल, सॉरी ये दरमियान वाले की तो बाद में करेंगे, अभी जो हमने उससे पहले पढ़ा था ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ, ये जो अगली स्लाइड जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, एग्जांपल्स ऑफ या स्टार्ट टू रिजॉल्व यस। अच्छा, ये वाली 4 एग्जांपल्स जो मैं कह रहा हूँ, ये स्ट्रांगली एडजॉर्ब्ड केस के लिए, ये हिंशलवुड एंड बुर्क ने डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन, इसके बारे में ये कहा कि ये इंडिपेंडेंट है प्रेशर से। इनिशियल प्रेशर जो भी हो, आप प्रेशर कोई सा भी रख लें तो रेट उसी स्पीड से चलता है जिस तरह प्रेशर कम हो, प्रेशर ज्यादा हो, यानी इस पे कोई प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता जब टंगस्टन की सरफेस पे आप अमोनिया की डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हो। ये फाउंड नहीं है, ये फाउंड होना चाहिए। जी, तो दूसरी बार डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ मोलिब्डेनम या ओस्मियम, और इसी तरह डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड और फास्फीन की मोलिब्डेनम पे। यहाँ पे मैं एक चीज थोड़ी सी आपको डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो पहले मैंने एग्जांपल्स दी थी उसमें मैंने फास्फीन की डिकम्पोजिशन, हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन और शायद अमोनिया की भी डिकम्पोजिशन पढ़ी। ये जरा पहले वाली एग्जांपल्स को हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फीन की ये तो एग्जांपल्स मैंने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे सरफेस कौन सी है? फास्फीन के लिए ग्लास, सिलिका और पोर्सिलेन है, जबकि दूसरे केस में जो अभी मैंने बोला इसमें फास्फीन ही की डिकम्पोजिशन है मोलिब्डेनम पे, ग्लास, पोर्सिलेन या तीसरा जो सिलिका नहीं है।
तो यहाँ पे हमें एक ये भी कंक्लूजन समझ में आ रहा है कि जब सरफेस चेंज हो और एडजॉर्ब होने वाली गैस कोई एक ही हो, कैटलिस्ट चेंज होने से या सरफेस चेंज होने से काइनेटिक्स चेंज हो जाती है। ये देखें, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, जब गोल्ड की सरफेस पे है तो ये जीरो ऑर्डर शो कर रहा है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग किस्म की एडजॉर्प्शन शो कर रहा है। लेकिन जो पहले मैंने बोला था हाइड्रोजन आयोडाइड की डिसोसिएशन प्लैटिनम की सरफेस पे, वो फर्स्ट ऑर्डर शो कर रहा था। तो इट मींस के सरफेस के चेंज होने से, या दूसरा ये कह ले कि कोई गैस अगर चेंज करें सेम कैटलिस्ट पे तो काइनेटिक्स चेंज हो जाएगी। वो प्रेशर पे डिपेंड करेगी, नहीं डिपेंड करेगी, ये कॉम्बिनेशंस डिसाइड करते हैं। और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, यानी वहां से पता चलेगा। अच्छा, अब एक जो दरमियान वाला मैंने एक्सप्लेन किया था कि येलो वाला ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, ये येलो वाले ग्राफ जो मॉडरेटली एडजॉर्ब्ड है, यानी जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के दरमियान, उनके लिए ये चार में दो एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हैं मॉडरेटली एडजॉर्ब्ड रिएक्शंस के लिए, डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ऑन इंडियम ऑक्साइड, और इसी तरह डीकंपोजिशन ऑफ स्टिबीन, ये SbH3 स्टिबीन होती है। ठीक है, decomposition of stibine on the surface of antimony, ये जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको स्टडी करें, ये केस जो स्टीबीन वाला था, ये स्टोक एंड बोदेनस्टाइन दो लोग थे जिन्होंने ये स्टडी किया और रिपोर्ट किया। तो आज के लिए ये इतना ही है कि काइनेटिक्स ऑफ सिंगल रिएक्टिंग गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, इसमें तीन केस मैंने आपको पढ़ाए, स्ट्रांगली एडजॉर्ब, मॉडरेटली एडजॉर्ब और वीकली एडजॉर्ब। तो ये उनकी काइनेटिक्स है। कल हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वाला केस स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं थोड़ा रिफाइन करके आपको लेक्चर की प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग भी किस टाइम सेंड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। Yes, sir.